जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम अरब भूगोलवेताओं के बारे में पढ़ते हैं। अरब भूगोलवेताओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, सबसे पहले हम उनको जान लेते हैं। इससे पहले मैंने यूनानी भूगोलवेता पढ़ा दिया, उसके बाद रोमन भूगोलवेता आए, रोमन भूगोलवेताओं के बाद में अरब भूगोलवेता आए। अंधकार युग के बाद पश्चिमी एशिया में भौगोलिक ज्ञान विकसित हुआ। अंधकार युग के बाद में पश्चिमी एशिया में भौगोलिक ज्ञान विकसित हुआ। 18वीं से 18वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य भौगोलिक ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान रहा अरब भूगोलवेताओं का। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है प्यारे साथियों आपको कि 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच का जो टाइम पीरियड था, इसमें अरब भूगोलवेताओं का ज्योग्राफी में बहुत बड़ा योगदान रहा था। अरबों का महत्वपूर्ण योगदान था गणितीय भूगोल में, भौतिक भूगोल में, प्रादेशिक भूगोल के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान था इनका। तो ये बात हम दोबारा से रिपीट करते हैं, गणित भूगोल, भौतिक भूगोल और प्रादेशिक भूगोल, इन तीनों में अरब भूगोलवेताओं का बहुत ही स्पेशली तरीके से प्रभाव रहा था। यदि हम सबसे ज़्यादा योगदान की बात करें ना, तो अरब भूगोलवेताओं का सबसे बड़ा योगदान था खगोल विज्ञान में। किसमें सबसे बड़ा योगदान था? खगोल विज्ञान में इनका बहुत ही बड़ा योगदान था। अरबों का महत्वपूर्ण काल कौन सा था? 700 से लेकर 850 ईडी का काल था, जिसको अनुवाद का काल कहते हैं। तो यह बात ध्यान रखना प्यारे साथियों। देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, अनुवाद का काल किससे संबंधित है? अरब भूगोलवेताओं से संबंधित है। अनुवाद का काल 700 एडी से लेकर 850 एडी के बीच का टाइम पीरियड है। अरबों के ज्ञान का श्रवण काल, तो अरबों के ज्ञान का श्रवण काल कौन सा था? 850 से लेकर 1000 एडी के बीच का। तो 700 से लेकर 850 एडी के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको अनुवाद का काल कहते हैं। 850 से लेकर 1000 एडी के बीच का जो टाइम पीरियड है उसे अरबों के ज्ञान का श्रवण काल कहते हैं। चरम विकास या ह्रास का काल कौन सा होगा? 1000 से 1400 एडी के टाइम के बीच का जो टाइम पीरियड है भाई, 1000 एडी से लेकर 1400 एडी के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको कहते हैं चरम विकास या ह्रास का काल। तो अब हम एक बार रिपीट करते हैं। अनुवाद का काल अरब भूगोलवेताओं से संबंधित है। अनुवाद का काल 700 से लेकर 850 एडी के बीच का टाइम पीरियड है। 850 से 1000 एडी के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको अरब के ज्ञान का श्रवण काल कहा जाता है। 1000 एडी से 1400 एडी के बीच का जो टाइम पीरियड है उसे चरम विकास या ह्रास का काल कहा जाता है। अरब विद्वानों ने यह प्रमाणित किया कि सूर्य एवं चंद्रमा के सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण से ज्वार उत्पन्न होता है। अब यहाँ मैं आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन पुटअप करता हूँ। एक और विद्वान था जिसने बताया था कि भाई, जब सूर्य चंद्रमा एक सिद्ध में होते हैं तो दीर्घ ज्वार आता है, और जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये समकोणिक स्थिति में होते हैं तो लघु ज्वार आता है। इसके अलावा उन्होंने बताया था, पहली बार एक और विद्वान था जिन्होंने पहली बार बताया था प्यारे साथियों कि ज्वार भाटा का सूर्य चंद्रमा से बिल्कुल सीधा संबंध होता है। तो आपको उन भूगोलवेताओं का नाम बताना है, वो कौन से भूगोलवेता थे जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। हम बोलते हैं मौसम बन गया, मौसम बदल गया। तो भाई, जो मानसून शब्द है उसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। 762 ईस्वी में मुसलमानों ने बगदाद नगर की नींव रखी थी। तो बताओ, बगदाद नगर की नींव किसने रखी थी? मुसलमानों ने। बगदाद नगर कहाँ पर है ये आपको बताना है। अरब भूगोलवेताओं का कार्य क्षेत्र गणित भूगोल था, खगोल विज्ञान था। खगोल विज्ञान अरब भूगोलवेताओं का सबसे महत्वपूर्ण काम था। अरब मानचित्र कला थी, प्राकृतिक भूगोल था और मानव भूगोल था। अब हम सबसे पहले बात करते हैं अरब भूगोलवेताओं में, एक एक करके पढ़ते हैं। और अरब भूगोलवेता के जो भूगोलवेता है तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं इब्न हाकल के बारे में। ठीक है, अरब भूगोलवेताओं में हम सबसे पहले पढ़ते हैं इब्न हाकल के बारे में। और ये अरब जगत का बौद्धिक भूगोलवेता था। सबसे पहली बात ध्यान रखना है प्यारे साथियों कि जो इब्न हाकल था ये अरब जगत का बौद्धिक भूगोलवेता था।
कैसा था? अरब जगत का बौद्धिक भूगोलवेता था। विभिन्न देशों की यात्राओं करके वहाँ की भौतिक दशाओं का इन्होंने वर्णन किया था। जो इब्न हाकल है वो अरब जगत का बौद्धिक भूगोलवेता था। इन्होंने विभिन्न देशों की यात्रा की और वहाँ की भौतिक दशाओं का इन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया। इसने भूमध्य रेखा के 20 डिग्री दक्षिण तक की यात्रा की तथा इन क्षेत्रों को रहने योग्य बताया। जो इब्न हाकल था, इन्होंने क्या की? भूमध्य रेखा से 20 डिग्री दक्षिण तक के क्षेत्र की यात्रा की थी। इब्न हाकल ने विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर 20 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र की यात्रा की और इन्होंने बताया कि भाई विषुवत रेखा से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है वो मानव के निवास के योग्य है। अब इब्न हाकल की किताबों का नाम भाई बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीनों किताबें यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है, जिसमें सबसे पहली 2 किताबें ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली किताब का नाम है ए बुक ऑफ रूट एंड रिलसम, दूसरी का नाम है शेप ऑफ द अर्थ और तीसरी का नाम है कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये तीनों की तीनों किताबें आपको पता होनी चाहिए। किसकी हैं प्यारे साथियों? इब्न हाकल की हैं। ए बुक ऑफ रूट एंड रिलसम, शेप ऑफ द अर्थ, कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ये तीनों की तीनों किताबें इब्न हाकल की हैं। अब हम इब्न सीना के बारे में बात करते हैं। इब्न सीना की किताब का नाम है विश्वकोश। इब्न हाकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाकल 3 किताबें हैं, तीनों की तीनों किताबों को आपको अच्छे तरीके से याद करना है। अब हम इब्न सीना के बारे में बात करते हैं। इनकी बुक का नाम है विश्वकोश। अरब भूगोल का पिता कहा जाता है इब्न सीना को। तो प्यारे साथियों, पहली इब्न सीना की सबसे महत्वपूर्ण बात इनकी किताब विश्वकोश। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अरब भूगोल का इन्हें पिता कहा जाता है। तो इब्न सीना को अरब भूगोल का पिता कहा जाता है। इन्होंने भौतिक भूगोल का विकास किया तथा पर्वत निर्माण व अपर्दन कार्य को समझाया था। तो प्यारे साथियों, जो इब्न सीना था वो एकमात्र पहला अरबी भूगोलवेता था जिसने भौतिक भूगोल का विकास किया था, पर्वत निर्माण और अपर्दन के कार्य को बहुत अच्छे से समझाया था। इन्होंने विश्व का भौगोलिक वृत्तांत प्रस्तुत किया था। इब्न सीना ने विश्व का भौगोलिक वृत्तांत प्रस्तुत किया था। इन्होंने विश्वकोश बनाया जिसमें भौतिक भूगोल विशेषकर पर्वत निर्माण की क्रिया, मृदा निर्माण आदि विषयों का विवेचन किया गया था। इन्होंने विश्वकोश बनाया। विश्वकोश किससे संबंधित है? इब्न सीना से संबंधित है। तो इब्न सीना ने विश्वकोश बनाया जिसमें भौतिक भूगोल विशेषकर पर्वत निर्माण की क्रिया, मृदा निर्माण की क्रिया, इन दोनों को बहुत अच्छे से समझाया। तो विश्वकोश किसने बनाया? इब्न सीना ने। इब्न सीना ने विश्वकोश में भौतिक भूगोल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और भौतिक भूगोल में भी इन्होंने प्यारे साथियों पर्वत निर्माण की क्रिया और मृदा निर्माण को बहुत अच्छे से समझाने का काम किया था। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण बातें थी इब्न सीना से संबंधित। अब हम बात करते हैं अल बल्खी के बारे में। अल बल्खी के बारे में जलवायु विज्ञान में सबसे बड़ा योगदान था अल बल्खी महोदय का। तो अल बल्खी महोदय का सबसे बड़ा योगदान किसमें था प्यारे साथियों? जलवायु विज्ञान में। अरब यात्रियों के अनुभव के आधार पर विश्व का पहला जलवायु एटलस तैयार किया गया था। किसके द्वारा? अल बल्खी के द्वारा। ठीक है, तो विश्व का पहला जलवायु एटलस किसने तैयार किया था प्यारे साथियों? अल बल्खी ने। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि विश्व का पहला जलवायु एटलस तैयार किसने किया? अल बल्खी ने किया। विश्व का पहला जलवायु एटलस किसने तैयार किया था? अल बल्खी ने। और उस जलवायु एटलस का नाम क्या था? किताबुल अस्काल था। किताबुल अस्काल। तो अल बल्खी के द्वारा विश्व का सबसे पहला जलवायु एटलस तैयार किया गया और उस पहले जलवायु एटलस का नाम था किताबुल अस्काल। उसके बाद हम बात करते हैं अल मसूदी के बारे में। अरब का हेरोडोटस कहा जाता है इनको। इनका जन्म बगदाद में हुआ था। अल मसूदी को अरब जगत का हेरोडोटस कहा जाता है या इनको अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे साथियों, जो आपको अच्छे से रटनी है कि अल मसूदी को अरब का हेरोडोटस कहा जाता है और अल मसूदी का जन्म बगदाद में हुआ था। बगदाद की नींव किसने रखी थी? ये मैंने आपको अभी बताया है। आप बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके।
अब यहाँ हम बात करते हैं अल मसूदी की कुछ किताबों के बारे में जो अल मसूदी महोदय के द्वारा लिखी गई हैं। सबसे पहली किताब का नाम है समय विवरणिका, जिसको हम एनाल्स ऑफ टाइम्स बोलते हैं। तो एनाल्स ऑफ टाइम्स, समय विवरणिका किताब किसकी है? अल मसूदी की है। किताब मुराज अल दहाब, जिसको हम गोल्ड मेड्यूज बोलते हैं, ये किताब भी किसकी है प्यारे साथियों? अल मसूदी की है। सोने के चरागाह एवं जवाहरात की खाने, मेड्यूज ऑफ द गोल्ड एंड माइंस ऑफ प्रीसियस स्टोन, ये किताब किसकी है? अल मसूदी की है। किताब अखबार अल जमा, जिसको टोटल 30 खंडों में विभाजित किया गया था, ये किताब किसकी है? अल मसूदी की है। किताब अल औसात, ये भी अल मसूदी की है। तो प्यारे साथियों, अल मसूदी की आपको टोटल 5 किताबें याद करनी है। अल मसूदी को अरब जगत का हेरोडोटस कहा जाता है। इनका जन्म बगदाद में हुआ है। क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, आपको बताना है कि बगदाद की नींव किसने रखी थी। उसके बाद अल मसूदी की किताब, पहली किताब है समय विवरणिका, जिसको हम एनाल्स ऑफ टाइम बोलते हैं। दूसरी का नाम है किताब मुराज अल दहाब, जिसको हम गोल्डन मेड्यूज बोलते हैं। तीसरी का नाम है सोने के चरागाह एवं जवाहरात की खाने, मेड्यूज ऑफ गोल्ड एंड माइंस ऑफ प्रीसियस स्टोन। चौथी किताब का नाम है किताब अखबार अल जमा, जिसे 30 खंडों में विभाजित किया गया। और पांचवी किताब का नाम है किताब अल औसात। तो ये अल मसूदी महोदय के 5 सबसे महत्वपूर्ण किताबें हैं, जिनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पानी फुल अच्छे से पीना चाहिए भाई। जितना ज़्यादा पानी पियोगे, याद करने की कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी आपकी, इसलिए पानी पीने की आदत डाल लो। अल मसूदी पृथ्वी को गोलाकार माना था। इन्होंने पृथ्वी को गोलाकार माना। अल मसूदी ने नदियों को अपर्दन का सबसे महत्वपूर्ण कारक बताया। तो अल मसूदी के बारे में पहली बात प्यारे साथियों, इन्होंने पृथ्वी को गोलाकार माना। दूसरा, अल मसूदी ने नदियों को अपर्दन का सबसे महत्वपूर्ण कारक बताया। अल मसूदी एक नियतिवादी चिंतक था, जो कि नियतिवाद का सबसे बड़ा समर्थक था। इन्होंने विश्व को कुल 7 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। अब फिर से मैं यहाँ पर आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ प्यारे साथियों। एक ऐसा यूनानी भूगोलवेता जिसने कुल 13 जलवायु पेटियों में विभाजन किया था विश्व का, उस भूगोलवेता का नाम बताओ। अल मसूदी ने विश्व को 7 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया, पृथ्वी को गोलाकार माना तथा ब्रह्मांड के केंद्र में माना। तो पृथ्वी को गोलाकार और ब्रह्मांड के केंद्र में मानने का कौन मानता था? ऐसे बता दो। अल मसूदी महोदय। अल मसूदी महोदय पृथ्वी को गोलाकार मानते थे और ब्रह्मांड के सेंटर में मानते थे। पृथ्वी व आकाशीय पिंडों के मध्य संबंध की बात किसने की? अल मसूदी महोदय ने की। अल मसूदी का सबसे बड़ा योगदान था 7 सागरों की स्थिति एवं आकार तथा महाद्वीप व महासागरों की सीमाओं का ज्ञान। अल मसूदी का सबसे बड़ा योगदान क्या था प्यारे साथियों? अल मसूदी का सबसे बड़ा योगदान था 7 सागरों की स्थिति, आकार तथा महाद्वीप व महासागरों की सीमाओं का ज्ञान होना। उसके बाद हम आगे बात करते हैं अल बरूनी महोदय के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण भूगोलवेता है ये भी। अब अल बरूनी महोदय के बारे में बात करते हैं। वह महमूद गजनी के आमंत्रण पर भारत आया था। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है बात प्यारे साथियों, यहाँ से कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन बनता है। महमूद गजनी के बुलाने पर भारत कौन आया था? अल बरूनी आया था। आगे एक और भूगोलवेता के बारे में पढ़ेंगे जो भी ऐसे किसी के बुलाने पर भारत आया था। तो यहाँ पर ध्यान रखना है प्यारे साथियों, अल बरूनी किसके बुलाने पर भारत आया था? महमूद गजनी के। तो डायरेक्टली ये भी याद रख सकते हो कि गजनी के बुलाने पर भारत में कौन आया था? अल बरूनी आया था। 11वीं शताब्दी को अल बरूनी का काल भी कहते हैं प्यारे साथियों। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि अल बरूनी के काल को 11वीं शताब्दी के काल को अल बरूनी का काल कहा जाता है। मोहम्मद गजनी के बुलाने पर भारत में अल बरूनी आया था।
और ये हैं अल-बरूनी महोदय की कुछ महत्वपूर्ण किताबें, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं किताब उल हिंद, दूसरी है अल कानून अल मसूदी, तीसरी है तरीकुल हिंद, चौथी है द वेस्टिजे ऑफ द पास्ट और पांचवी है अल कानून अल मसूदी। तो प्यारे साथियों, अल मसूदी की ये 5 अति महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पहली किताब का नाम है किताब अल हिंद, दूसरी का है अल कानून अल मसूदी, तीसरी का नाम है प्यारे साथियों द वेस्टिज ऑफ द पास्ट और चौथी किताब का नाम है तरीकुल हिंद। तो ये चारों की चारों किताबें आपको सही ढंग से पता होनी चाहिए प्यारे साथियों, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो एक बार हम बात कर लेते हैं। मोहम्मद गजनी के बुलाने पर भारत अल-बरूनी आया था। 11वीं शताब्दी के काल को अल-बरूनी का काल कहा जाता है। अल-बरूनी महोदय की ये 4 फेमस किताबें थी। अल कानून अल मसूदी, अब बहुत सारे प्यारे कंफ्यूज हो जाएंगे। अल कानून अल मसूदी, अल मसूदी नाम आ रहा है, डायरेक्टली वो ठीक करेंगे कि भाई अल कानून अल मसूदी किताब अल मसूदी के द्वारा लिखी हुई है। अरे भाई ऐसा नहीं है, अल कानून अल मसूदी जो किताब है वो अल बरूनी के द्वारा लिखी हुई है, क्योंकि अल बरूनी और अल मसूदी दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। क्या था भाई, अल बरूनी और अल मसूदी दोनों अच्छे खासे दोस्त थे। जब अल बरूनी महोदय किताब लिख रहे थे ना, तब अल मसूदी बोला कि भाई तू मेरा अच्छा दोस्त है, तो तू कुछ ऐसा काम कर जिससे मैं मानूं कि तू सच में मेरा अच्छा दोस्त है। इसलिए अल बरूनी बोला कि यार तू भी क्या याद रखेगा अल मसूदी, मैं तेरे नाम से ही एक किताब लिख देता हूँ। इसलिए अल बरूनी ने अपनी उस किताब का नाम रख दिया अल कानून अल मसूदी। ठीक है, तो ध्यान रखना, अल कानून अल मसूदी किताब किसकी है? अल बरूनी महोदय की है। ठीक है ना, किसकी है? अल बरूनी महोदय की है। दोबारा से मैं बता देता हूँ एक बार स्टोरी, क्योंकि यहाँ पर हम कंफ्यूज होंगे। अल बरूनी अल मसूदी दो अच्छे दोस्त थे, दोनों के बीच में बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी। कई होते ना वो जिगरी दोस्त, वो जिगरी दोस्त थे दोनों के दोनों। अब अल बरूनी एक किताब लिख रहा था, तभी अल मसूदी बोला कि देख भाई अल बरूनी, तू मेरा बहुत अच्छा खासा दोस्त है, मैं मानता हूँ, लेकिन तू कुछ ऐसा प्रूफ दे जिससे मैं मान लूँ कि भाई तू सच में ही मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और तू मुझे अपना अच्छा दोस्त मानता है। अल बरूनी बोला, रहे यार अल मसूदी क्या बात करता है तू यार, चल मैं तेरी इस दोस्ती के नाम पर तुझे एक ऐसा तोहफा देता हूँ, तू भी याद रखेगा और तेरे को पूरे जन्म जन्म पूरी दुनिया याद रखेगी। अल बरूनी ने बोला कि ठीक है भाई, आज से जो मैं ये किताब लिख रहा हूँ ना, इस किताब का नाम मैं तेरे नाम के आधार पर ही रख दूंगा। और अल बरूनी ने अपनी उस किताब का नाम रख दिया अपने दोस्त के वास्ते अल कानून अल मसूदी। ठीक है, तो अल कानून अल मसूदी किताब किसकी है? अल मसूदी के दोस्त अल बरूनी की है। भारत में निवास के दौरान ही उसने एक प्रसिद्ध किताब किताब अल हिंद लिखी थी। अब ध्यान रखना प्यारे साथियों, अल कानून अल मसूदी अल बरूनी की किताब है। किताब अल हिंद किसकी है? ये भी किसकी है प्यारे साथियों? अल बरूनी महोदय की है। अब किताब अल हिंद किताब है, जो किताब अल हिंद किताब है, ये अल बरूनी ने भारत में था तब लिखी थी। भाई अल बरूनी महोदय मोहम्मद गजनी के बुलाने पर भारत आ गया। अब वो भारत में था तब उसने एक किताब छाप दी और उस किताब का नाम रख दिया किताब अल हिंद। अल बरूनी थोड़ा सा ऐसा था कि यार हर चीज़ें बहुत लंबे समय तक याद रहें, जैसे अपने दोस्त के नाम के आधार पर किताब लिख दी उसने अल कानून अल मसूदी। इसी तरीके से अल बरूनी सोचा कि भाई मैं फ़िलहाल भारत में हूँ और भारत में रहकर मैं ये किताब लिख रहा हूँ, तो क्यों ना इस किताब का नाम इस तरीके से रखा जाए जिससे कि लोगों को पहचान मिल जाए कि ये किताब भारत में रहकर लिखी गई है। तो इसलिए इसने अपनी किताब का नाम रख दिया किताब अल हिंद। ठीक है, तो किताब अल हिंद किताब है जो अल बरूनी के द्वारा तब लिखी गई थी जब अल बरूनी भारत में था। ठीक है, तो किताब अल हिंद किताब किसकी है? अल बरूनी की है, और ये उसने तब लिखी जब वो भारत में था। हिंद का मतलब है प्यारे साथियों हिंदुस्तान, मतलब जब वो हिंदुस्तान में था। तो ये याद करने का ट्रिक है
कि किताब अल हिंद, हिंद का मतलब है हिंदुस्तान, मतलब जब अल बरूनी भारत में था, हिंदुस्तान में था, तब उसने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था किताब अल हिंद। अल बरूनी की पुस्तक अल अल कानून अल मसूदी टोलमी की प्रसिद्ध किताब अलमा गोश्त की तर्ज पर लिखी हुई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है प्यारे साथियों कि अल बरूनी की किताब थी अल कानून अल मसूदी, अल बरूनी की किताब थी अल कानून अल मसूदी, जो कि टोलमी की बहुत फेमस किताब अलमा गोश्त की तर्ज पर लिखी हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जहां से आजकल क्वेश्चन बनते हैं। 11वीं शताब्दी का काल अल बरूनी के काल के नाम से जाना जाता है। अल बरूनी अरब विद्वानों में पॉलीमैथी कहा जाता था। अल बरूनी को अरबी विद्वानों का पॉलीमैथी कहा जाता था। अल बरूनी ने अटलांटिक महासागर को डार्क ग्रीन सा कहा था। यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े होंगे तो यहाँ से भाई कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि अटलांटिक महासागर को डार्क ग्रीन सा किसने कहा था? अल बरूनी ने कहा था। अटलांटिक तथा हिंद महासागर आपस में जुड़े हुए, ये भी किसने कहा था? अल बरूनी ने कहा था। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, अल बरूनी ने अटलांटिक महासागर को डार्क ग्रीन सा कहा और इन्होंने बताया कि अटलांटिक और हिंद महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। डेविस की तरह अपर्दन चक्कर की 3 अवस्थाएं हैं, युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्था। अल बरूनी ने बताया डेविस के अकॉर्डिंग कि अपर्दन की टोटल 3 अवस्थाएं होती हैं। भाई डेविस महोदय ने अपने अपर्दन चक्कर में बताया था कि अपर्दन की टोटल 3 अवस्थाएं होती हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। बिल्कुल ठीक डेविस के अनुसार ही अल बरूनी ने भी अपर्दन की 3 अवस्थाएं बताई, पहली युवा, दूसरी प्रौढ़ और तीसरा वृद्धावस्था। वह पृथ्वी को गोलाकार मानता था, उसे ब्रह्मांड का केंद्र में मानता था। अल बरूनी पृथ्वी को गोलाकार भी मानता था और उसे ब्रह्मांड के सेंटर में भी मानता था। अल बरूनी ने त्रिकोणमिति विधि के द्वारा पृथ्वी की परिधि का सही अनुमान लगाया था। अल बरूनी महोदय ने त्रिकोणमितीय विधि के द्वारा पृथ्वी की परिधि का अनुमान लगाया। अल बरूनी पहला विद्वान था जिसने सिंधु नदी के स्रोत के बारे में सही जानकारी उपलब्ध करवाई। तो अब बताओ प्यारे साथियों, एक ऐसा कौन सा भूगोलवेता था जिसने कहा था कि भाई गंगा और गंगा की समस्त सहायक नदियों का जो उद्गम स्थल है वो हिमालय पर्वत है? बताओ ऐसा कौन सा भूगोलवेता था जिसने कहा था कि गंगा और गंगा की समस्त सहायक नदियों का जो उद्गम स्थल है वो हिमालय है? कौन सा भूगोलवेता था जिसने वोल्गा नदी को मानचित्र पर दिखाने का काम किया था, वोल्गा नदी के बारे में बताया था? इन दोनों क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है। सिंधु नदी के संबंध में विचार किसने रखे थे? अल बरूनी ने। इन्होंने अक्षांशों के निर्धारण में परछाई का प्रयोग किया था। अल बरूनी एकमात्र विद्वान थे जिन्होंने अक्षांशों के निर्धारण में परछाई का प्रयोग किया था। इन्होंने अपनी बुक रिसाला में दिन रात की लंबाई के बारे में वर्णन किया और इन्होंने बताया कि ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। तो रिसाला किताब किसकी है? अल बरूनी की है। अल बरूनी के द्वारा अपनी किताब रिसाला में दिन रात की लंबाई के बारे में बात की गई है और रिसाला किताब में अल बरूनी ने बताया कि भाई ध्रुवों के ऊपर 6 महीने के दिन होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम अल इद्रिस महोदय के बारे में। अल इद्रिस, इन्होंने चांदी की ढाल पर विश्व का मानचित्र बनाया था। अब देखो कितनी गजब की बात है प्यारे साथियों, चांदी की ढाल के ऊपर मानचित्र बनाने का काम किसने किया था? अल इद्रिस महोदय ने। बहुत ही टैलेंटेड काम होगा ये। सोचो चांदी की जो ढाल थी उसके ऊपर विश्व का मानचित्र बनाया था। आज के टाइम में तो ये पॉसिबल है क्योंकि बहुत सारी टेक्निक आ चुकी हैं, लेकिन पहले के समय में ये बहुत ही डिफिकल्ट काम था चांदी की ढाल पर विश्व का मानचित्र बनाना, और इसका काम किया था अल इद्रिस महोदय ने। इन्होंने सर्वप्रथम ज्ञात विश्व का बेलनाकार प्रक्षेपण मानचित्र बनाया जिसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका को प्रदर्शित किया था। अब यहाँ से हम क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि ऐसा और कौन भूगोलवेता था जिसने विश्व का मानचित्र बेलनाकार प्रक्षेपण बनाया था? ऐसे कौन कौन से भूगोलवेता थे जिन्होंने विश्व को 3 महाद्वीपों में डिवाइड किया था? एशिया, यूरोप और लीबिया में। बताओ।
इसने विश्व को 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा और उन्हीं के आधार पर विश्व का भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत किया था। तो अल इदरिस मोदे ने विश्व को 7 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था और उसी के आधार पर विश्व का भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत किया था। अल इदरिस की किताबों का नाम है प्यारे साथियों अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, ज्योग्राफिया न्यूबिशियंस। ये 2 किताबें बहुत प्यारी जो अल इदरिस के द्वारा लिखी हुई हैं। तो अल इदरिस मोदे की 2 किताबें, जिसमें पहली का नाम है अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड और दूसरी का नाम है प्यारे साथियों ज्योग्राफिया न्यूबिशियंस। अल इदरिस के द्वारा बनाए गए मानचित्र उस समय का सबसे शुद्ध मानचित्र माना जाता है। अल इदरिस के समय में बनाया हुआ जो मानचित्र था उस समय का सबसे शुद्ध मानचित्र माना जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं इब्न बतूता के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण अरब भूगोलवेता है ये इब्न बतूता। इनका टाइम पीरियड भी याद कर लेना, 304 से लेकर 377 एडी के बीच में। अरब जगत का मार्को पोलो कहा जाता है इनको। अरब जगत का इब्न बतूता किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। अरब जगत का मार्को पोलो इब्न बतूता को कहा जाता है। गजनी के बुलाने पर भारत कौन आया था ये भी आपको बताना है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, उसमें इसे चीन में राजदूत नियुक्त किया गया था। अब बताओ प्यारे साथियों, एक भूगोलवेता जो मोहम्मद बिन तुगलक के बुलाने पर भारत आया था, वहीं एक दूसरा भूगोलवेता जो गजनी के बुलाने पर भारत आया था। तो गजनी के बुलाने पर भारत कौन आया? अल-बरूनी। अब मैं याद करने का तरीका बताता हूं, देखो गजनी, अल-बरूनी, तुगलक, बतूता, इब्न बतूता। ठीक है, अब नाम देखो गजनी, अल-बरूनी, लास्ट में दोनों में क्या है? नी नी है। गजनी में भी लास्ट में नी है, अल-बरूनी में भी लास्ट में नी है। ये दोनों जगह क्या है? नी बिल्कुल कॉमन है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, गजनी में भी नी कॉमन है, अल-बरूनी में भी नी कॉमन है। दोनों जगह नी रिपीट हो रहा है। ठीक है, तुगलक तू है, बतूता में भी तू है, तुगलक में भी तू है, बतूता में भी तू है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। गजनी के बुलाने पर अल-बरूनी भारत आया था, तुगलक के बुलाने पर इब्न बतूता भारत आया था। अल-बरूनी ने भारत में रहकर कौन सी किताब लिखी थी? किताब अल-हिंद लिखी थी। चीन में राजदूत किसे नियुक्त किया गया था? इब्न बतूता को नियुक्त किया गया था। इब्न बतूता ने कुल मिलाकर 28 वर्षों में 75,000 मील की यात्रा की थी। उसने एक ग्रंथ यात्रा जिसका नाम है रहला ऑफ ट्रेवल्स की रचना की थी। तो एक रसाला नाम की किताब है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। तो बताओ रसाला किताब किसकी है? रहला ऑफ ट्रेवल्स किसकी है? इब्न बतूता की है। इब्न बतूता ने अपनी इस किताब रहला ऑफ ट्रेवल्स में अपनी समस्त 28 देशों की जो 28 वर्षों की जो यात्रा थी उसका इसमें उन्होंने वर्णन किया था। तो प्यारे साथियों रिपीट कर रहा हूँ, रसाला किताब किसकी है आपको बताना है। रहला ऑफ ट्रेवल्स इब्न बतूता की किताब है। इब्न बतूता ने अपनी इस किताब में अपनी जो 28 वर्ष में जो यात्राएं की थी उन सभी का इसमें इन्होंने क्या किया था? वर्णन किया था। A present to the observe on the particularities of cities and marvels of योगाज। ये किताब किसकी है प्यारे साथियों? इब्न बतूता की है। इसको भी आप एज इट इज याद कर लो। पूर्व के देशों में उसे सन अलाउद्दीन विश्वास का सूर्य कहा गया, सन ऑफ द फेथ। बस इतना याद कर लो, सन ऑफ द फेथ किसे कहा गया था प्यारे साथियों? इब्न बतूता को पूर्व के देशों में। तो पूर्व के देशों में इब्न बतूता को सन ऑफ द फेथ की उपाधि प्रदान की गई थी। इब्न खल्दून, यह अंतिम अरब भूगोलवेता माना जाता है प्यारे साथियों। तो अंतिम अरब भूगोलवेता कौन है? इब्न खल्दून है। अरब जगत का मानव भूगोलवेता कौन है? इब्न खल्दून है। इब्न खल्दून को प्रथम पर्यावरणीय निश्चयवादी कहा जाता है, पहला नियतिवादी। बताओ कौन सा अरब भूगोलवेता था जो नियतिवाद का समर्थक था? बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था आपको एक अरबी भूगोलवेता के बारे में जो नियतिवाद का समर्थक था। इब्न खल्दून को प्रथम पर्यावरणीय
निश्चयवादी कहा जा सकता है, जिसने मानव पर्यावरण सह संबंध को वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया था। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। ये किसने बताया था प्यारे साथियों? बताओ किसने बताया था कि दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक जनसंख्या पाई जाती है? मुकद्दिमा, मुकद्दिमा किताब किसकी है प्यारे साथियों? बताओ मुकद्दिमा किताब किसकी है? इब्न खल्दून की है। इब्न खल्दून मौर्य ने अपनी किताब मुकद्दिमा को कुल 6 खंडों में विभाजित किया था। अपनी इस बुक में इन्होंने मानव एवं पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या की थी। इब्न खल्दून ने अपनी किताब मुकद्दिमा में मानव और पर्यावरण के संबंधों को अच्छे से समझाने का प्रयास किया था। इब्न खल्दून का योगदान है बस्ती भूगोल और राजनीति भूगोल दोनों में। तो बस्ती भूगोल और राजनीति भूगोल में इब्न खल्दून का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद में हम अरब भूगोल वेताओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको पढ़ लेते हैं। बगदाद के खलीफा हारून अल रशीद के संरक्षण में शिक्षण संस्थान बैतुल हिकमा की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो बैतुल हिकमा कहाँ पर है? बगदाद में है, जो कि खलीफा हारून अल रशीद के संरक्षण में स्थापित की गई थी। खलीफा अल मामून ने टोलमी के भौगोलिक ग्रंथ अलमागोस्ट नाम से अरबी भाषा में अनुवाद करवाया था। अब बताओ प्यारे साथियों, एक किताब थी, वो किताब किसकी थी? जो कि टोलमी की प्रसिद्ध किताब अलमागोस्ट के तर्ज पर लिखी हुई थी। एक किताब थी, आपको उस किताब का नाम बताना है, उस किताब के राइटर का नाम बताना है। जो किताब टोलमी की प्रसिद्ध किताब अलमागोस्ट के तर्ज पर लिखी हुई थी। ठीक है, तो अलमागोस्ट के संबंध में 3 विद्वान फेमस हैं। एक का नाम है प्यारे साथियों अल-बुरूनी, दूसरे का नाम है खलीफा अल मामून और तीसरे का नाम है टोलमी। ठीक है, अलमागोस्ट किताब को अरबी भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? खलीफा अल मामून ने करवाया था। रहमूर मूजी ने हिंद के करिश्मे नामक एक पुस्तक लिखी थी। तो हिंद के करिश्मे नामक किताब किसकी है? रहमूर मूजी की है। किताब अल अस्काल अल बल्खी के द्वारा तैयार किया गया विश्व का प्रथम जलवायु मानचित्रावली थी। ठीक है, विश्व का पहला जलवायु मानचित्रावली कौन सा था? विश्व का पहला जलवायु एटलस कौन सा था? विश्व का पहला जलवायु एटलस का नाम क्या था? वो किसके द्वारा लिखा गया था? बताओ प्यारे साथियों, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। विश्व का पहला जलवायु एटलस कौन सा था और वो किसके द्वारा लिखा गया था? किताब अल अस्काल अल बल्खी के द्वारा तैयार की गई विश्व की प्रथम जलवायु मानचित्रावली थी। अब हम बात करते हैं भारतीय भूगोलवेताओं के बारे में। तो अरबी भूगोलवेता आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो मेन बातें थी इनकी, जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। जय हिंद प्यारे साथियों, अब हम पढ़ते हैं भारत के भूगोलवेताओं के बारे में। अरब भूगोलवेता पढ़ लिया, यूनानी भूगोलवेता पढ़ लिया, रोमन पढ़ लिया, और अब हम भारतीय भूगोलवेताओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कौटिल्य के बारे में पढ़ते हैं। कौटिल्य या चाणक्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, चंद्रगुप्त के गुरु और प्रधानमंत्री थे ये। ठीक है, तो प्यारे साथियों ये ध्यान रखना है आपको कि जो कौटिल्य थे, जो चाणक्य थे, वो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक चंद्रगुप्त थे उनके गुरु थे और प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य के द्वारा एक किताब लिखी गई थी, उस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। ठीक है, क्या नाम था? अर्थशास्त्र। इसमें उत्तरी और दक्षिणी भारत के व्यापारिक तथा राजनीतिक संबंधों का भौगोलिक विवेचन किया गया था। कौटिल्य के द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम था अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में उत्तरी और दक्षिणी भारत के व्यापारिक तथा राजनीतिक संबंधों का विवेचन किया। इस बुक में प्राचीन भारत की कृषि व्यवस्था, औद्योगिक प्रगति, व्यापार तथा व्यापारिक मार्गों आदि का वर्णन किया गया था। इस बुक में प्राचीन भारत की कृषि व्यवस्था, औद्योगिक प्रगति, व्यापार तथा व्यापारिक मार्गों आदि सभी का वर्णन किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। आर्यभट्टियम इनकी किताब का नाम था। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले खोज की थी कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। प्यारे साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले ये खोज की थी कि सूर्य जो स्थिर है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है।
इन्होंने सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण का कारण सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच बदलती स्थितियों को बताया था। ठीक है ना, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है प्यारे साथियों कि कौटिल्य ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कारण सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच बदलती स्थितियों को बताया था। ठीक है, यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है प्यारे साथियों कि आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का सबसे बड़ा रीजन बताया था सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इन तीनों की बदलती हुई स्थितियां, और प्रतिपादित किया कि पूर्णिमा की रात में चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्र ग्रहण दिखाई पड़ता है। इन्होंने पृथ्वी की आकृति को गोलीय बताया था, स्पेरिकल टाइप की बताया था। ठीक है, अब यहां से क्रॉस क्वेश्चन बनता है, एक यूनानी और भूगोलवेता थे जिन्होंने भी पृथ्वी की आकृति स्पेरिकल टाइप की ही बताई थी। ठीक है, और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का सबसे बड़ा कारण पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच बदलती स्थितियां हैं, ये बात किसने बोली थी? आर्यभट्ट ने बोली थी। ठीक है, पूर्णिमा की रात को चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है जिसकी वजह से चंद्र ग्रहण होता है, ये बात भी आर्यभट्ट ने ही बताई। आर्यभट्ट के अनुसार पृथ्वी की परिधि 24,835 मील है। उसके बाद हम ब्रह्मगुप्त के बारे में बात करते हैं। गुप्त काल के प्रमुख खगोलवेता थे, ये गुप्त काल के प्रमुख भूगोलवेता या खगोलवेता थे। तो जो ब्रह्मगुप्त थे प्यारे साथियों, गुप्त काल के प्रमुख खगोलवेता थे, इनकी दो किताबें हैं। पहली है खाद्य, जिसको खंड भी बोलते हैं, और दूसरी है ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्मगुप्त के अनुसार पृथ्वी का व्यास 1581 योजन या 7,905 मील है। उसके बाद ब्राह्मीरी के बारे में बात करते हैं। ब्राह्मीरी, इनकी बुक का नाम है पंचसिद्धानिका। ब्राह्मीरी की किताब का नाम है प्यारे साथियों पंचसिद्धानिका। इसमें इन्होंने खगोलिकी की 5 पद्धतियों की व्याख्या की थी। ये बात भी आपको बहुत सही ढंग से याद करनी है प्यारे साथियों कि ब्राह्मीरी की किताब का नाम है पंचसिद्धानिका, और ब्राह्मीरी ने अपनी किताब पंचसिद्धानिका में खगोलिकी की 5 पद्धतियों की व्याख्या की थी। ब्राह्मीरी ने गणित में दशमलव के प्रयोग और महत्व से भारतीयों को अवगत करवाया था। ब्राह्मीरी ने ही गणित में दशमलव के प्रयोग और महत्व से भारतीयों को अवगत करवाया था। इन्होंने सिद्ध किया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। तो ये बात भी ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण बात है प्यारे साथियों। ब्राह्मीरी ने ही सबसे पहले बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है प्यारे साथियों जो ब्राह्मीरी के द्वारा की गई थी कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। भास्कराचार्य, ये गणितज्ञ भी थी और ये खगोलवेता भी थे। तो ये दोनों बातें ध्यान रखो प्यारे साथियों। भास्कराचार्य क्या थे? गणितज्ञ भी थे और खगोलवेता भी थे। इनकी 2 किताबें थी। पहली किताब का नाम है सिद्धांत शिरोमणि और दूसरी किताब का नाम है करण कुतूहल। ठीक है, तो भास्कराचार्य ये गणितज्ञ भी थे, ये खगोलवेता भी थे। भास्कराचार्य के द्वारा 2 किताबें लिखी गई जिसमें एक किताब का नाम है सिद्धांत शिरोमणि और दूसरी का नाम है करण कुतूहल। भास्कराचार्य ने बताया कि पृथ्वी गोल है और उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति विद्यमान है जिसके कारण वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। भास्कराचार्य ने बताया कि भाई पृथ्वी क्या है? बिल्कुल गोल है और इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति विद्यमान है जिसके कारण वह वस्तुओं को बिल्कुल अपनी ओर आकर्षित करती है। इन्होंने पृथ्वी को 360 डिग्रियों में विभाजित किया था। भास्कराचार्य ने पृथ्वी को 360 डिग्रियों में विभाजित किया था। अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं द्वारा नगरों की अवस्थिति निर्धारित करने का भी काम किया था। ठीक है, तो पृथ्वी को 360 डिग्रियों में विभाजित करने का काम किसने किया? भास्कराचार्य ने किया। अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं द्वारा नगरों की अवस्थिति को निर्धारित करने का काम किसने किया? भास्कराचार्य ने किया। भास्कराचार्य ने पृथ्वी को गोल माना था। भास्कराचार्य का मानना था कि भाई पृथ्वी कैसी है? बिल्कुल गोल आकार की है। अब हम बात करते हैं भूगोल का पुनर्जागरण काल। तो भारतीय भूगोलवेता कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा नहीं थे।
टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, भारतीय भूगोलवेताओं से भी क्वेश्चन बनता है। अब हम बात करते हैं भूगोल का पुनर्जागरण काल। ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लगभग 1250 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक के काल को भूगोल का पुनर्जागरण का काल कहते हैं, पुनरुत्थान का काल कहते हैं। ठीक है, तो भूगोल का पुनरुत्थान का काल कौन सा है? 1250 से लेकर 1700 तक का जो टाइम पीरियड है, 1250 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है उसे भूगोल का पुनरुत्थान काल कहते हैं। अतः इस युग को तथ्य अन्वेषण युग भी कहा जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है प्यारे साथियों। भूगोल का पुनरुत्थान काल या तथ्य अन्वेषण युग, फैक्ट फाइंडिंग एज किसको कहते हैं? 1250 से लेकर 1700 के बीच के टाइम पीरियड को। तो सन 1250 से लेकर 1700 के बीच के टाइम पीरियड को भूगोल का पुनरुत्थान काल या फैक्ट फाइंडिंग एज भी कहते हैं। इस काल में नए नए मार्गों, द्वीपों, महाद्वीपों एवं प्रदेशों की खोज की गई थी। ठीक है, जो 1250 से लेकर 1700 के बीच का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के दौरान नए नए मार्गों की, नए नए द्वीपों की, नए नए महाद्वीपों की और नए नए प्रदेशों की खोज की गई थी। अब हम बात करते हैं खोजों का काल। सबसे पहले हम मार्को पोलो के बारे में बात करते हैं। मार्को पोलो के द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। तो प्यारे साथियों, सबसे पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, मार्को पोलो के द्वारा किताब लिखी गई ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, इसमें इन्होंने अपनी यात्राओं का वर्णन किया था। तो मार्को पोलो के द्वारा ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो किताब लिखी गई और मार्को पोलो ने अपनी किताब ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में अपनी समस्त यात्राओं का वर्णन किया। उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस पुर्तगाली विद्वान थे, उत्तरी अमेरिका की इन्होंने खोज की थी। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका की खोज की, जो कि पुर्तगाली विद्वान थे। टोलमी की गलती की वजह से भारत आने की बजाय नई दुनिया अमेरिका पहुंच गए थे। जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे वो टोलमी की गलती की वजह से अमेरिका ना पहुंचने के बजाय भारत पहुंच गए थे। 1500 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री अमेरिगो वेस्पूसी अटलांटिक महासागर को पार कर दक्षिणी अमेरिका पहुंचा और उसके नाम पर ही नई दुनिया का नाम अमेरिका रखा गया था। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों, दक्षिणी अमेरिका का नाम किसके नाम के आधार पर पड़ा है? अमेरिगो वेस्पूसी के नाम पर। ठीक है, तो 1500 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री अमेरिगो वेस्पूसी अटलांटिक महासागर को पार करके दक्षिणी अमेरिका पहुंचा था और उसी के नाम के आधार पर अमेरिका का नाम पड़ा था। तो ध्यान रखना, अमेरिका का नाम किसके नाम के आधार पर बना है? वेस्पूसी के नाम के आधार पर, अमेरिगो वेस्पूसी। वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक थे, कैप ऑफ गुड होप होकर भारत आए थे ये। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों कि वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक थे, कैप ऑफ गुड होप होकर ये भारत पहुंचे थे। यह कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे। ठीक है, कालीकट बंदरगाह कहाँ पर है? कर्नाटका में है। तो ये बात आपको बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखनी है प्यारे साथियों कि वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक थे, कैप ऑफ गुड होप होकर ये भारत पहुंचे थे, कालीकट बंदरगाह पर ये सबसे पहले पहुंचे थे। उसके बाद हम फर्डिनेंड मैगेलन के बारे में बात करते हैं। पश्चिम की ओर से नौ चालन कर एशिया पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन? फर्डिनेंड मैगेलन। तो जो मैगेलन महोदय थे वो कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। मैगेलन महोदय कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। पश्चिम की ओर से नौ चालन कर एशिया पहुंचने वाले ये पहले व्यक्ति थे। इसने विश्व के चक्कर लगाया था। कैप्टन जेम्स कुक ये डच यात्री थे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज इन्होंने ही की थी। तो ये बात भी बहुत अच्छे से याद रख लो प्यारे साथियों कि कैप्टन जेम्स कुक डच यात्री थे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज इन्हीं के द्वारा की गई थी। उसके बाद हम कोपरनिकस के बारे में बात करें जो कि पोलैंड के थे। ब्रह्मांड
के सूर्य केंद्रीय विचार का प्रतिपादन किसने किया था प्यारे साथियों? कोपरनिकस ने ही किया था। तो कोपरनिकस कहाँ के थे? पोलैंड के थे। ब्रह्मांड के सूर्य केंद्रीय विचार का प्रतिपादन किसने किया? कोपरनिकस ने किया। कोपरनिकस ने बताया कि भाई जो सूर्य है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। इन्होंने पहली बार बताया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। भाई कोपरनिकस ने ही सबसे पहली बार बताया था कि सभी के सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। उसके बाद हम केपलर के बारे में बात करते हैं। इन्होंने सिद्ध किया कि ग्रहों का परिक्रमण पथ गोलाकार नहीं बल्कि इलिप्टिकल मंडलाकार है। ठीक है, तो ये बात भी बहुत अच्छे से याद रख लो प्यारे साथियों। केपलर मोदे ने बताया था, केपलर मोदे ने सिद्ध किया कि ग्रहों का जो परिक्रमण पथ है वो गोल आकार का नहीं है बल्कि वो मंडलाकार का है। मंडलाकार को इंग्लिश में बोलते हैं इलिप्टिकल टाइप का है। तो केपलर मोदे ने कहा था कि ग्रहों का जो परिक्रमण पथ है वो गोलाकार का नहीं है बल्कि इलिप्टिकल या मंडलाकार का है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। ग्राहम विश्व का पहला ग्लोब तैयार किया था। विश्व का पहला ग्लोब किसने तैयार किया? ग्राहम ने किया था। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये भी याद रख लो कि ग्राहम के द्वारा विश्व का पहला ग्लोब तैयार किया गया था। अब हम बात करते हैं पुनर्जागरण काल के बारे में, और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सेबनिस्टीन मुनस्टर के बारे में। ठीक है, तो भाई लोगों, मैपा यूरोपा, कोस्मोग्राफिया, जर्मनिया, डिस्क्रिप्टी, ये तीन इनकी किताबें हैं। इन तीनों की तीनों किताबों को अच्छे से याद कर लो, जिसमें कोस्मोग्राफिया और मैपा यूरोपा, मैपा यूरोप और कोस्मोग्राफिया इनकी सबसे प्रसिद्ध किताब है। तो सेबेस्टीन मुनस्टर, सेबेस्टीन मुनस्टर कौन थे? जर्मन के भूगोलवेता थे। जो सेबेस्टीन मुनस्टर हैं वो जर्मन के भूगोलवेता थे। मैपा यूरोप और कोस्मोग्राफिया इनकी दो प्रसिद्ध किताबें हैं। जर्मनिया डिस्क्रिप्टी इनकी तीसरी महत्वपूर्ण किताब है। पीटर एपियन जर्मन मानव भूगोलवेता थे। ये जो पीटर एपियन थे ये जर्मन मानव भूगोलवेता थे। एस्ट्रोनॉमी और कार्टोग्राफी में इन्होंने काम किया था। ठीक है, तो पीटर एपियन जर्मन मानव भूगोलवेता थे। एस्ट्रोनॉमी और कार्टोग्राफी में इन्होंने काम किया था। कोस्मोग्राफी लीबर एस्ट्रोनॉमी और नेविगेशन का अध्ययन किया था। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख लेना, बाकी आप इसको मत पढ़ना। ठीक है, चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में। ये ऐसे भूगोल वेता है जहाँ से क्वेश्चन बनने का शायद ही चांस होता है, तो आप इसको मत पढ़ना। बाकी आप नॉलेज बढ़ाना चाहो तो पढ़ लेना। हाँ, अब ये क्लूवेरियस है, इनको हमें बहुत अच्छे से याद करना है। क्लूवेरियस से क्वेश्चन बनता है। क्लूवेरियस जर्मन भूगोलवेता थे, तो आपको ये भी ध्यान रखना कि क्लूवेरियस थे कहाँ के। दूसरा, ये 17वीं शताब्दी के महान जर्मन भूगोलवेता थे। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से भूगोलवेता थे जिनका संबंध 17वीं शताब्दी से था। ठीक है, तो क्लूवेरियस जर्मन भूगोलवेता थे, 17वीं शताब्दी के भूगोलवेता थे। इनकी किताब में सबसे पहली किताब है यूनिवर्सल ज्योग्राफी, दूसरी का नाम है इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी। ठीक है, तो क्लूवेरियस की पहली किताब है यूनिवर्सल ज्योग्राफी, दूसरी है इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी। उसके बाद हम वोरेनियस महोदय के बारे में बात करते हैं। वोरेनियस महोदय भी बहुत महत्वपूर्ण भूगोलवेता है प्यारे साथियों। तो क्लूवेरियस के बारे में आपको कौन कौन सी बातें याद करनी है? जर्मन भूगोलवेता, 17वीं शताब्दी के थे, यूनिवर्सल ज्योग्राफी, इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी, ये दो इनकी किताबें थीं। वोरेनियस महोदय 17वीं शताब्दी के जर्मन भूगोलवेता थे। वोरेनियस तथा इमैनुअल कांट के काल को आधुनिक भूगोल विचारकों का चिर प्रतिष्ठित काल कहा जाता है। वोरेनियस तथा इमैनुअल कांट के काल को आधुनिक भूगोल विचारकों का चिर प्रतिष्ठित काल कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है प्यारे साथियों ये, कि वोरेनियस और इमैनुअल कांट के काल को आधुनिक भूगोल विचारकों का चिर प्रतिष्ठित काल कहा जाता है। ज्योग्राफिया जनरलिस
इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है ये। यहाँ से बहुत सारी बार क्वेश्चन बन चुका है कि ज्योग्राफिया जनरलिस किताब किसकी है। इन्होंने अपनी किताब ज्योग्राफिया जनरलिस में सामान्य भूगोल और विशेष भूगोल के द्वैतवाद को प्रारंभ किया था। ठीक है, इन्होंने अपनी किताब ज्योग्राफिया जनरलिस में सर्वप्रथम सामान्य भूगोल और विशेष भूगोल के द्वैतवाद को शुरू किया था। प्रथम भूगोलवेता थे जिन्होंने द्वैतवाद का प्रारंभ किया था। ठीक है, ये बात आपको बहुत सही ढंग से याद रखना है कि ये पहले भूगोलवेता थे जिन्होंने द्वैतवाद की शुरुआत की थी। भूगोल को इन्होंने दो भागों में विभाजित किया, एक सामान्य भूगोल, दूसरा विशेष भूगोल। सामान्य भूगोल में इन्होंने गणितीय ब्रह्मांडीय पहलुओं का अध्ययन किया था और विशेष भूगोल में इन्होंने भौतिक और मानवीय पहलुओं का अध्ययन किया था। ठीक है, विशेष भूगोल में भौतिक और मानवीय पहलुओं का अध्ययन किया गया, सामान्य भूगोल में गणितीय और ब्रह्मांडीय पहलुओं का अध्ययन किया गया। जो सामान्य भूगोल इनकी जो किताब थी जिसमें गणितीय ब्रह्मांडीय पहलुओं का अध्ययन किया गया था, विशेष भूगोल में भौतिक और मानवीय पहलुओं का अध्ययन किया गया था। सामान्य भूगोल में विश्व भूगोल भी कहते हैं, जबकि जो विशेष भूगोल है इसको क्षेत्र विवरण भूगोल भी कहते हैं। यह भी बात भी ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो सामान्य भूगोल है उसे विश्व भूगोल के नाम से भी जानते हैं और जो विशेष भूगोल है उसे क्षेत्र विवरण भूगोल के नाम से भी जानते हैं। सामान्य भूगोल यह एक क्रमबद्ध भूगोल के नाम से भी जानी जाती है। विशेष भूगोल ये प्रादेशिक भूगोल के नाम से भी जानी जाती है। इन्हें क्रमबद्ध भूगोल का जनक भी कहा जाता है। तो बताओ प्यारे साथियों, क्रमबद्ध भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? डायरेक्टली रिकॉल करो अपने दिमाग में कि क्रमबद्ध भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। यह प्रथम विद्वान था जिसने यह विचार प्रस्तुत किया था कि अधिकतम तापमान विषुवत रेखा पर नहीं बल्कि आयन रेखाओं के निकट उष्ण मरुस्थलों में पाया जाता है। ठीक है, ये पहले विद्वान थे जिन्होंने बताया था कि मैक्सिमम टेम्परेचर, जो सर्वाधिक तापमान है ना, वो भाई विषुवत रेखा पर नहीं पाया जाता बल्कि वो अयन रेखाओं के निकट उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये पहले विद्वान थे जिन्होंने बताया था कि मैक्सिमम टेम्परेचर विषुवत रेखा पर नहीं बल्कि अयन रेखाओं के निकट उष्ण मरुस्थलों में पाया जाता है। वोरेनियस ब्रह्मांड की सूर्य केंद्रीय अवधारणा को मानते थे। वोरेनियस महोदय प्यारे साथियों ब्रह्मांड की जो सूर्य केंद्रिक विचारधारा थी उसको बहुत ही अच्छे से मानते थे। वोरेनियस ने भूगोल को 3 भागों में विभाजित किया था। वोरेनियस महोदय ने भूगोल को 3 भागों में विभाजित किया। सबसे पहला आता है निरपेक्ष अथवा सार्वभौम, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी, इसकी आकृति, आकार आदि का वर्णन किया गया। ठीक है, वोरेनियस महोदय ने भूगोल को 3 भागों में विभाजित किया, जिसमें सबसे पहला भाग था प्यारे साथियों निरपेक्ष अथवा सार्वभौम भूगोल, जिसमें इन्होंने संपूर्ण पृथ्वी, उसकी आकृति, आकार, इनका वर्णन किया। दूसरा है सापेक्षिक, इसमें इन्होंने पृथ्वी और अन्य ग्रहों के संबंधों का अध्ययन किया। और तीसरी थी तुलनात्मक, जिसमें पृथ्वी का सामान्य वर्णन किया। ठीक है, तो यह बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि सापेक्षिक भूगोल में इन्होंने पृथ्वी और अन्य ग्रहों के बीच में जो सापेक्षिक संबंध होता है उसका अध्ययन किया था। और तीसरी किताब तुलनात्मक में इन्होंने पृथ्वी का सामान्य वर्णन किया था। अब हम एक भूगोलवेता को और कवर कर लेते हैं यहाँ पर, वो है इमैनुअल कांट महोदय। इमैनुअल कांट 18वीं शताब्दी के अंतिम और सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक और भूगोलवेता थे। जो इमैनुअल कांट थे वो 18वीं शताब्दी के थे। अब तक हम पढ़ रहे थे जो 17वीं शताब्दी, अब आ गई 18वीं शताब्दी। इमैनुअल कांट 18वीं शताब्दी के बिल्कुल लास्ट और सबसे बेस्ट दार्शनिक और भूगोलवेता थे। कांट का एक निबंध था जिसका नाम था डे इग्ने ऑन फायर। कांट की किताब का नाम है जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ द हेवंस। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है प्यारे साथियों कि कांट का निबंध था डे इग्ने। कांट की किताब का नाम था जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ द हेवंस। कांट ने भूगोल के लिए कोरोग्राफिक शब्द का प्रयोग किया था जिसका अर्थ होता है क्षेत्र वर्णनीय। कांट ने भूगोल के लिए
कोरोग्राफिक शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ होता है क्षेत्रवर्णीय। हेटनर ने इस कोरोग्राफिक शब्द को बदलकर कोरोलॉजिकल शब्द का प्रयोग किया था। प्यारे साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद करने वाली है कि हेटनर ने कोरोग्राफिक शब्द का प्रयोग किया था, जबकि हेटनर के कोरोग्राफिक शब्द को कांट ने कोरोग्राफिक शब्द का प्रयोग किया था और हेटनर ने कोरोग्राफिक की जगह कोरोलॉजिकल शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, इस तरीके से याद करो कि हेटनर ने कोरोग्राफिक शब्द यूज किया, हेटनर महोदय ने कोरोग्राफिक शब्द यूज किया। सॉरी, दोबारा से मैं बता रहा हूं। कांट महोदय ने तो कोरोग्राफिक शब्द यूज किया था, कोरोग्राफिक शब्द को बदलकर हेटनर महोदय ने कोरोलॉजिकल शब्द का प्रयोग किया था। तो कोरोग्राफिक शब्द किसका है? कांट महोदय का है। कोरोलॉजिक शब्द किसका है? हेटनर महोदय का है। कोरोग्राफिक शब्द किसका है? कांट का है। कोरोलॉजिकल शब्द किसका है? हेटनर का है। हेटनर ने कोरोग्राफिक शब्द को बदलकर कोरोलॉजिक शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है जीव भू विस्तार। ठीक है, तो कोरोग्राफिक शब्द का प्रयोग कांट ने किया था, कोरोग्राफिक शब्द की जगह कोरोलॉजी शब्द का प्रयोग हेटनर ने किया था। कोरोलॉजी का अर्थ होता है जीव भू विस्तार। कांट ने भौतिक भूगोल के बारे में कहा कि यह विषय प्रकृति की एक सामान्य रूपरेखा प्रस्तुत करता है। ठीक है, कांट ने भौतिक भूगोल के बारे में बताया था कि यह विषय प्रकृति की एक सामान्य रूपरेखा प्रस्तुत करता है। कांट एक सैद्धांतिक भूगोलवेता थे। कांट ने भौगोलिक यात्राएं नहीं की थी, जिसके कारण इन्हें आराम कुर्सी वाला दार्शनिक भूगोलवेता कहा जाता है। कांट महोदय को आराम कुर्सी वाला दार्शनिक भूगोलवेता कहते हैं, क्योंकि इन्होंने यात्रा नहीं की थी। कांट के विचार से भूगोल विज्ञान की तुलना में एक वर्णनात्मक या वर्गीकृत विषय है। कांट के विचारों में भूगोल है जो एक वर्णनात्मक या वर्गीकृत विषय है। कांट ने स्थान की अवधारणा को सापेक्ष कहा, जिसमें वस्तुओं के मध्य संबंधों की व्याख्या की गई थी। कांट ने स्थान की अवधारणा को सापेक्ष कहा, जिसमें वस्तुओं के मध्य संबंधों की व्याख्या की गई थी। प्यारे साथियों, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो आज की इस क्लास का हम यहाँ पर ही द एंड करते हैं। सारा सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम कल वाली क्लास में पूरी एनर्जी के साथ, और यहाँ पर सब कुछ याद करने का ही है। एक बार क्लास कंप्लीट हो जाए तो दोबारा से स्पीड बढ़ाकर फिर सुन लेना। जितनी ज़्यादा बार रिपीट करोगे उतना ही जल्दी और सही ढंग से याद होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।